एक साल के अंदर एक उपचुनाव हुआ सर, और उसके अंदर ही हार का सामना करना पड़ा बड़ौदा के अंदर। क्या ये माना जा सकता है कि किसानों को 3 अध्यादेश समझ नहीं आ रहे, या फिर सरकार जो उनको अध्यादेश समझाने में विफल रही है? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने स्पष्ट किया है कि अगर एमएसपी हटती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोरोना का जो जिन है वो इलेक्शन के बाद निकला है, तो क्या ये नेताओं पर लागू नहीं होता सर? नमस्कार, मेरा नाम है धर्म और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। एक साल कैसा हाल? गठबंधन सरकार को 1 साल हो चुका है हरियाणा में, और उसको लेकर हम सभी नेताओं से, सब मंत्रियों से और सब जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर सरकार ने कितने काम किए हैं और सरकार का हाल कैसा है। आज हमारे साथ हैं कैथल के जिला अध्यक्ष बीजेपी के अशोक गुज्जर जी, जो मौजूदा में हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा किया गया है और क्या कुछ सरकार करने वाली है। तो स्वागत है सर आपका डेली हरियाणा न्यूज़ पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं डेली हरियाणा न्यूज़ का स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप जनहित के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। और जहां तक आपने बात की है कि हरियाणा के अंदर मनोहर सरकार 2 का जो 1 साल रहा है, वो 1 साल बहुत ही सफल कार्यकाल इस 1 साल में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जो दूसरी बार सरकार बनी है, उसका जो ये दूसरी बार सरकार का जो पहला वर्ष रहा है, बहुत ही बेमिसाल रहा है। और ये वर्ष पारदर्शिता का, दूरदर्शिता का और दृढ़ संकल्प का ये वर्ष रहा है जी। 1 साल के अंदर एक उपचुनाव हुआ सर, और उसके अंदर ही हार का सामना करना पड़ा बड़ौदा के अंदर। क्या कारण रहे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने हार के बाद एक बयान दिया कि अगर जेजेपी के वोट बैंक हमारे साथ आ जाते या पूरे जुड़ जाते तो हमारे 70 से 80 हज़ार वोट हो जाते। तो इस बयान को क्या मानते हैं, और एक उपचुनाव का हारना क्या देखते हैं, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर के लड़ा, बहुत ही मजबूती के साथ उपचुनाव दोनों पार्टियों ने, गठबंधन की जो हमारी सरकार है उसके सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये चुनाव लड़ा। लेकिन फिर भी इस चुनाव के अंदर हमें हार मिली, तो इसके बारे में हमारा भारतीय जनता पार्टी का और जजपा का हमारा शीर्ष नेतृत्व दोनों मिलकर के इस पर विचार विमर्श करेंगे, और जो बातें सामने आएंगी उनको आगे आगामी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसको मिलजुल करके दूर करने का काम करेंगे। आप भी सर वहाँ बड़ौदा उपचुनाव में जो ग्राउंड लेवल पर थे, और आपने भी देखा एक कमी कहीं ना कहीं खली कि जजपा के जो वर्कर थे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था कि ग्राउंड पे कम मिलते थे। और मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि उनके अगर वोट आते तो हम जो है ज़्यादा मार्जिन से हमारा जो है प्रत्याशी जीतता। तो इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि उनका जो वोट बैंक है अगर पूरा मिलता तो। देखिए, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जजपा के वरिष्ठ नेतागण सभी रैलियों में साथ रहे, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी जजपा के वरिष्ठ नेतागण साथ में रहे। सभी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके इस चुनाव को लड़ा, बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा। और इसमें बेशक भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा है। 3 अध्यादेशों की बात करते हैं, क्योंकि इसी साल के दौरान जो काफ़ी आंदोलन हुए, कोविड-19 भी रहा। 3 अध्यादेशों को लेकर 26 तारीख को जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कल अपने बयान में कहा, कल लाइव आकर, कि जो किसान हैं वो भटके ना, और जो कांग्रेसी हैं वो को भटका रहे हैं, कुछ संगठन हैं वो भटका रहे हैं। क्या ये माना जा सकता है कि किसानों को 3 अध्यादेश समझ नहीं आ रहे, या फिर सरकार जो उनको अध्यादेश समझाने में विफल रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 3 कृषि कानून पारित हुए हैं उनको किसान भाइयों ने भली भांति अच्छी तरह समझ लिया है। जिस प्रकार से पिछले वर्ष की भांति जो धान की फसल की खरीद हुई, ठीक उसी प्रकार से अब की बार भी धान की फसल की खरीद हुई। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आई। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ विपक्षी दल किसान भाइयों को इस बात से भ्रमित करने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन वो प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया। क्योंकि किसानों के मन में शुरू में तो एक बात आई थी कि शायद हमारी फसल एमएसपी पर नहीं बिकेगी, लेकिन
केंद्र व प्रदेश की सरकार ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जो पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इन बातों को बड़े तथ्यों के साथ स्पष्ट किया कि किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा और किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। और जब मंडी में किसान अपनी धान की फसल लेकर के गया और एमएसपी पर वो बिकी और भारतीय जनता पार्टी ने जब ये बात कही थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात कही थी कि फसल बिकेगी, अगर कुछ नहीं बिकेगा तो कांग्रेस का सफ़ेद झूठ नहीं बिकेगा और किसानों को किसी प्रकार की समस्या इस धान की खरीद के अंदर नहीं आने दी गई। और सभी किसान इन 3 कृषि कानूनों का इन्होंने समर्थन भी किया। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कुछ धान की खरीद के दौरान ही यहाँ पर किसानों ने इन 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ जिमखाना क्लब से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय तक एक बहुत बड़ी विशाल ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके इसका समर्थन भी किया। और मैं ये मानता हूँ कि अब तक कैथल जिले में इससे बड़ी ट्रैक्टर यात्रा नहीं निकली है। ये अपने आप में स्पष्ट होता है कि किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश हैं, क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित के लिए काम करते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी किसानों के हित के लिए काम करते हैं। किसानों का जिक्र आपने किया, अध्यादेशों का जिक्र आपने किया, लेकिन किसान किसी भी प्रकार से खरीद को लेकर नहीं बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर एमएसपी शब्द ही नहीं है। कल को अगर हट जाता है तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि कानून है, कानून के खिलाफ नहीं जा सकते वो। और एमएसपी शब्द का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि एमएसपी कभी भी हटा सकती है सरकार। देखिए, इस हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने स्पष्ट किया है कि अगर एमएसपी हटती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और इससे बड़ा बयान और इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। एमएसपी ज्यों का त्यों रहेगा, मंडियों की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी और किसानों को किसी प्रकार की समस्या खरीद से संबंधित और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश की सरकारें निरंतर किसान हितैषी फैसले करती रहेंगी। जी, कोविड की बात करते हैं सर, कोरोना काल की बात करते हैं। पिछले पिछले माह जो था चुनावी इलेक्शन था। इलेक्शन के दौरान मास्क की किसी प्रकार का कोई प्रताड़ना नहीं, किसी प्रकार का उल्लंघन, ऐसी कोई घटनाएं नहीं दिखी, ना कोई कोविड-19 का इतना कोई प्रभाव दिखा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके साथ ही सरकार द्वारा ये कहा गया कि अब मास्क डालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा, नहीं तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या सर चुनाव के बाद अगर सीधा देखा जाए, क्या चुनाव तक ही रुकना था कोरोना को? देखिए, जो चुनाव था वो चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं था जी। वो चुनाव केवल बड़ौदा विधानसभा के अंदर था जी। और वहाँ पर भी मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की जनता ने भी और वहाँ पर चुनाव में गए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है और जो भी मेडिकल की जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया है। लेकिन फिर भी चुनाव के अंदर मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के अंदर फिर भी बहुत सी असुविधाएं होती हैं और उनका बड़ी सख्ती के साथ पालन हम सब लोगों ने ही करना चाहिए, जनता ने ही करना चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी भी है और आवश्यक भी है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये सब बातें हमारे जीवन के अंदर जब तक कोविड का ये संक्रमण रहेगा तो हम सब ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनका पालन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना का जो जिन है वो इलेक्शन के बाद निकला है, लेकिन बड़ौदा के अंदर तो उल्लंघना हुई अलग है। लेकिन आज भी कल किसान रैली थी, दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, उससे पहले गुरुग्राम में उनकी एक रैली थी। तो क्या ये नेताओं पर लागू नहीं होता सर? देखिए, मुझे इन रैलियों की कोई जानकारी नहीं है और मेरा फिर यही निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से भी जहाँ तक मेरी बात पहुँचती है, जो मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं
और मेडिकल गाइडलाइंस की सभी हिदायतों को मानते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या में आगे बढ़ें। जी अभी आने वाले समय में जो पंचायत के इलेक्शन भी हैं और नगर परिषद के इलेक्शन भी हैं, हालांकि जो अम्बाला है, सोनीपत है, इधर तो अभी अगले महीने ही होने वाले हैं, लेकिन कैथल की अगर बात करें, आप कैथल से जिलाध्यक्ष हैं, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं जो पार्टी के जिला की जिम्मेवारी के रूप में आपको दी गई हैं, या फिर आगे तैयारी किस प्रकार से? देखिए, हमारे कैथल जिले में जहाँ तक आप बात करते हो कि हमारे यहाँ पर नगर परिषद है और नगर परिषद का अभी समय रहता है, जैसे उसका समय आएगा और उसकी डेट तय होगी तो भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से उसके लिए तैयारी की पूरी योजना तैयार करेगी। और अभी कैथल ज़िले में ऐसा कोई चुनाव नहीं है, तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि भी जब जैसे चुनाव की तिथियाँ तय होगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व अपनी तैयारी को पूर्ण करके चुनाव मैदान में उतर करके और चुनाव में इस रणभूमि में निश्चित तौर पर विजयी होगी। एक अंतिम सवाल है सर, राइट टू रिकॉल बिल कर कहा गया है कि अब ये सब पंचायतों पर लागू होगा, क्या आपकी राय ये नहीं बैठती, या सीधा सीधा कहें कि आपकी क्या राय है कि क्या विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं लागू होना चाहिए था पहले? देखिए, इसका फैसला, मेरा ये मानना है कि इसका फैसला संसद भवन में होना चाहिए। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में केंद्र सरकार तय करे। आपकी निजी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप निजी राय बताएं कि ये जो बड़ी विधानसभा है, बड़े लेवल पर बैठते हैं विधानसभा या लोकसभा, क्या जनता को अधिकार नहीं है कि उनका एमएलए जो काम नहीं कर रहा है उसको हटाया जाए? देखिए, मेरा इसमें ये मानना है कि इस प्रकार के जो फैसले जो लेती है, वो जैसे जिस प्रकार से हरियाणा की मनोहर सरकार ने ये फैसला लिया है कि राइट टू रिकॉल पंचायतों के अंदर हो, तो इसका भी ये एक नया एक्सपेरिमेंट है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पिछले कार्यकाल में ये तय किया था कि हरियाणा के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें हों, और आज हम देखते हैं कि उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है कि आज जितने भी हमारे पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के मेंबर साहिबान हैं, चेयरमैन साहिबान हैं, वो आज सभी पढ़े लिखे हैं। तो एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये हम सबको पसंद आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार से मेरा ये मानना है, ये अधिकार क्षेत्र केंद्र व प्रदेश सरकार का है, और मेरा उस बारे में ये कहना है कि ये एक्सपेरिमेंट हरियाणा में लागू किया गया है और ये कितना अच्छा सफल होता है, फिर उसके बारे में आगे हमारी केंद्र व प्रदेश सरकार कहने का प्रश्न सर मैं आपको तय करेंगी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये ठीक है कि कानून जो बनाने का अधिकार जो है केंद्र को है या संसद को है, ये अलग बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून है, क्या आपकी निजी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये विधानसभा और लोकसभा में लागू नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं भाई साहब आपसे फिर उस बात को दोहराता हूँ कि हरियाणा की सरकार ने राइट टू रिकॉल पंचायती राज संस्थाओं में लागू किया है जी। इसके परिणाम कैसे आते हैं जी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की जो रणनीति राइट टू रिकॉल वो विधायकों पर, सांसदों पर लागू हो, इस बारे में केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकारें बाद में तय की। ये एक नया एक्सपेरिमेंट, पहले हम छोटे लेवल पर जो चेक कर लें या कहें कि एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल। देखिए मेरा इस बारे में, आपको नहीं लगता कि जब एक सरपंच चुना जाता है तो लगभग 3 या 2-3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो लगभग 70% जो 25-30% तक वोट वाला ही जो सरपंच बन जाता है, तो क्या आपको लगेगा कि 70% तो कोई भी एंगेस्ट हो जाएगा और हर साल की तरह इलेक्शन होना ही पड़ेगा? देखिए, मैं इस बात को, आपकी बात गलत इफेक्ट भी जा सकता है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि पिछले कार्यकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया था कि हरियाणा के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें हों जी। और ये एक अनुभव इतना सफल अनुभव रहा कि आज पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर ये बात स्पष्ट होगी कि ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला था, जिसकी आज सब लोग सराहना कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये राइट टू रिकॉल का भी जो फैसला है, इसके धीरे धीरे जिस प्रकार से परिणाम आएंगे उसके अनुसार लोगों को लगेगा अच्छा है जी।
तो ऊपर भी होना चाहिए। तो फिर निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे से केंद्र की सरकार को ऐसा लगेगा, प्रदेश की सरकार को ऐसा लगेगा कि विधायकों और सांसदों पर ऐसा होना चाहिए, तो उस समय वो तय करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैथल के जिलाध्यक्ष बीजेपी के अशोक गुज्जर जी, जिनसे हमने खास बातचीत की और एक साल कैसा हाल में और भी शख्सियत से मिलवाएंगे, और भी मंत्रियों से मिलाएंगे, विधायकों से मिलाएंगे और नेताओं से मिलाएंगे जो एक साल सरकार के कार्यकाल को लेकर अपनी अपनी राय रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।